ये जो लोग हैं सवर्ण, ये झूठे आरोप लगाते हैं, ये बदनाम करने का प्रयास करते हैं और ये इसी तरह से पूरे संसाधन पे अपना स्वामित्व, आधिपत्य कायम रखने के लिए इन्होंने बार-बार जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, उसके साथ उन्होंने ऐसा ही किया है, उसके ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास किया है। ये लोग लालू यादव को बदनाम किए, ये लोग शरद यादव को बदनाम करने का प्रयास किया, ये लोग मुलायम सिंह को बदनाम करने का प्रयास किया, ये लोग यहाँ तक नहीं, लोहिया और कर्पूरी को भी बदनाम करने का प्रयास किया, जॉर्ज फर्नांडिस को बदनाम करने का प्रयास किया, मायावती को बदनाम करने का प्रयास किया, काशीराम को बदनाम करने का प्रयास किया, पेरियार और फूले को भी इन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया। नमस्कार दोस्तों, आज जातीय जनगणना से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। आखिर ये जातीय जनगणना क्यों ज़रूरी है और जातीय जनगणना का जो विरोध करने वाले कुछ लोग हैं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं। परत दर परत सारी चीज़ों को तह में जाके जानने का प्रयास करेंगे और आखिर जानेंगे कि जातीय जनगणना वाकई में जो हिंदू समाज है उसको बांट रही है या बांट देगी, या फिर ये जातीय जनगणना हिंदू समाज को मजबूत करेगी। इन सारी बातों को जागरूक इंसान के चश्मे से देखने का प्रयास करेंगे और इसके कई डायमेंशन हो सकते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक। ये सारे डायमेंशन को थोड़ा थोड़ा टटोलने का प्रयास करेंगे। दरअसल दोस्तों, जातीय जनगणना यूँ कहें कोई नई चीज़ नहीं है। जातीय जनगणना पहले भी हुई है, कई बार 1930 में हुई है। उसके बाद अभी जो यूपीए 2 की सरकार थी, उसने 2013 में पूरे भारत में जातियों से जुड़ी हुई आंकड़ा को इकट्ठा किया था। और इसी वजह से राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि यदि भारत सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाती है, तो यदि मेरी सरकार आती है, जैसा कि इंडिया अलायंस उन्होंने गठबंधन बनाया है, उसकी सरकार यदि आती है, तो 2013 का जो डाटा है उसे हम पब्लिश कर देंगे। इसका साफ मतलब है कि 2013 में जातीय जनगणना से जुड़ी हुई आंकड़ों का सर्वे किया गया था और वो आंकड़े भारत सरकार के पास है। तो ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, इसका यदि हम पृष्ठभूमि देखें कि जातीय जनगणना क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जातियों का जो निर्माण हुआ है, उसमें जो हायरार्की बनाई गई है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत, वर्ण व्यवस्था के तहत, उसमें ऊपर के जो जातियाँ हैं, ब्राह्मण, राजपूत, कैस्ट, भूमिहार, लाला, इनका दबदबा कमोबेश समाज के हर हिस्से पे है। चाहे वो सामाजिक रुतबे की बात हो, आर्थिक संपन्नता की बात हो, राजनीतिक हैसियत की बात हो, ये सारे जितने भी क्षेत्र डायमेंशन हैं, शैक्षणिक रूप से ये लोग बहुत अवेयर हैं। शूद्रों को तो हज़ारों साल तक पढ़ने ही नहीं दिया गया, उसके हाथ में पुस्तक ही नहीं रखने का उसे हक था, तो वो कैसे अपने आप को एम्पावर कर सकता था। इस मायने में जातीय जनगणना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिन समुदाय या जिस कम्युनिटी को आपने हज़ारों सालों से दास्ता और गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा है, आज उसे आज़ाद करने का वक्त है। आज उसे इस जातीय जनगणना के माध्यम से ये डाटा सामने आएगी कि आखिर किस कम्युनिटी के कितने लोग गरीब हैं, कम्युनिटी के कितने लोग अनपढ़ हैं, किस कम्युनिटी के कितने लोग ऐसे हैं जो खेती करते हैं, मवेशी पालते हैं, मिट्टी का काम, कुम्हार वाला काम करते हैं, लोहा का काम, लोहार जो होते हैं वो काम करते हैं। ये जानने का प्रयास हमें करना चाहिए। और यदि हम ये जानने का प्रयास करते हैं तो इसका सबसे सटीक और एकमात्र सॉल्यूशन है कि वो जातीय जनगणना हो और जातीय जनगणना के माध्यम से जाति का गिनती हो। साथ ही साथ हमें उसके आर्थिक हैसियत के बारे में भी पता चलेगा। उसके साथ ही आर्थिक जनगणना भी होती है, तो उसके साथ ही हमें ये भी पता चलेगा किसके पास ज़मीन का 80-90% जो मतलब हिस्सा है, वो किस कम्युनिटी के पास है। ये जो 3% के करीब में ब्राह्मण बताए जा रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि 80 से 85% जो ज़मीन है, इन लोगों के कब्ज़े में है, इन लोगों के पास है और ये गैर कानूनी है। ये किसी भी समाज में इसे न्यायसंगत या न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है कि समाज के एक हिस्से जो 3 से 5% जिसकी आबादी हो, उसका संसाधन पे पूरा तरीके से नियंत्रण हो, 80-85% लैंड पे उसका नियंत्रण हो। ये किस प्रकार का न्याय है? इसीलिए आप जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करूँगा। आप अपने आस-पास आते-जाते होंगे, देखते होंगे, घूमते होंगे। आप अगल-बगल कभी गौर से देखें कि जो
सड़कों पे जूता सिल रहा है, जो दूध बेच रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, जो पेपर बेच रहा है, जो गैस का सिलेंडर आपके घर में वेंडर छोड़ने के लिए आता है, कभी आपने उसके बारे में सोचा? उसकी सामाजिक हैसियत क्या है? उसका समाज में कौन-सा स्थान है और वो समाज के किस हिस्से से आता है? ये 3% जो लोग हैं, आप इनको विरले ही कहीं देखेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें गरीब नहीं है। गौर करने वाली बात है कि ये जो हमने कहा कि सब्जी बेचने वाला, दूध बेचने वाला, अंडा बेचने वाला, मछली बेचने वाला, पेपर बेचने वाला, गैस बेचने वाला, ये लोग समाज के किस तबके से हैं? ये वही लोग हैं जो बहुजन कम्युनिटी से आते हैं। ये वही लोग हैं जो ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी से आते हैं। ये वही लोग हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और उसके पास कमाने और खाने के सिवा कुछ भी नहीं है। घर भी नहीं है जनाब, घर भी नहीं है उसके पास। उसके पास, वो गाँव में हो या शहर में हो, जहाँ का वो मूल निवासी हो, उसके पास घर भी नहीं है। पर ये 3% जो लोग हैं, इसका घर गाँव में भी होता है, जहाँ के ये मूल निवासी होते हैं। टियर 1 सिटी में होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, टियर 2 सिटी में होती है, टियर 3 सिटी में होती है। हर जगह इसका घर होता है, आलीशान बंगला होता है और ये हर जगह 10 दिन, 20 दिन करके जैसे लगता है फार्म हाउस में एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, आते-जाते रहते हैं। इनके पास 50 बिगहा, 40 बिगहा ज़मीन होता है और वो उस ज़मीन को देख-रेख करने के लिए एक मुंशी, एक तरफदार को रखते हैं। इस समाज में यदि बराबरी लानी है तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन अभी जो नज़र आ रहा है, वो जातीय जनगणना है। जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना के माध्यम से एक तो जो समाज में इस जातिवादी व्यवस्था के वजह से शोषण होता है, छुआछूत आज भी जो कायम है इस समाज में, पूजा करने वाला एक विशेष जाति होगा। ब्राह्मणों का वर्चस्व मंदिरों पे है। क्यों है भाई? वो किस आधार पे अपने आप को पुजारी मानता है? ये भी तो पता चलना चाहिए कि जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, उन सबों पे इन ब्राह्मणों का वर्चस्व है। पूजा कैसे करानी है उसका विधि ब्राह्मण तय करेगा। पूजा कब करानी है, कब उसका मुहूर्त है, ये भी तय ब्राह्मण करेगा। बहुजन को सोचना चाहिए, जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि आखिर कब तक हम उसके गुलाम रहेंगे। ये एक तरह की सांस्कृतिक गुलामी है और जब तक इसको आप चुनौती नहीं देंगे, जब तक आप इसके लिए अपनी आवाज़ नहीं उठाएँगे, बगावत नहीं करेंगे, किसी भी हद तक वो आपके ऊपर जो शिकंजा कसे हुआ है उसमें ढील नहीं देने वाला है। और आप यदि अपनी खुद की अस्तित्व बनाना चाहते हैं, अपनी खुद की स्वाभिमान यदि जगाना चाहते हैं, तो आपको समाज के हर हिस्से पे, समाज के हर दृष्टिकोण पे नज़र रखी जानी चाहिए कि समाज में राजनीतिक रूप से किसकी जो भागीदारी है वो कितनी है। और यदि इन 3% लोगों की समाज में राजनीतिक हैसियत भी बहुत ज़्यादा है तो क्यों है? वो किसके हक को लेकर के आगे बढ़ रहा है? वो किसके हक और अधिकार पे कुठाराघात कर रहा है? ओबीसी कम्युनिटी के कितने लोग राजनेता हैं? ओबीसी कम्युनिटी के कितने लोग शिक्षित हैं? ओबीसी कम्युनिटी के कितने लोगों को रोज़गार मिला हुआ है? ओबीसी कम्युनिटी के कितने लोग बिज़नेसमैन हैं? ओबीसी कम्युनिटी के कितने लोग मीडिया घराने में हैं? ये सवाल सरकार से पूछी जानी चाहिए। सरकार यदि इस देश में लोगों से टैक्स लेती है, इस देश को चलाने के लिए, तो सरकार को ये भी कर्तव्य है सरकार का कि वो इस देश के जन-जन का कल्याण करे। इस देश में एक ऐसी पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए कि समाज के हर हिस्से को उसका लाभ मिलना चाहिए। समाज का सिर्फ़ कुछ हिस्सा, ये 3-5% लोग देश में टैक्स दे कर के देश की तरक्की में अपनी योगदान नहीं दे रहे हैं। समाज का ये ओबीसी जो 63-64% पॉपुलेशन है, एससी जो 19% है, एसटी जो 8% के करीब है, ज़्यादा जो सरकार के पास रेवेन्यू जाती है, ये इस ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी के लोगों की तरफ से टैक्स जाती है, जिसके वजह से हमारे देश जो है वो चलता है। देश की जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो टैक्स से होती है और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में ये ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा सरकार को टैक्स देता है और भारत देश की तरक्की में 4 चाँद लगाने का प्रयास करता है। लेकिन सरकार उसके लिए क्या प्रयास करती है? सरकार की नीतियाँ किस तरह की है कि समाज में वो 3% जो लोग हैं, वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर रूप से, हर हिस्से में
जैसे लगता है उसका अपना एक साम्राज्य बिछाया हुआ है। और जो ये ओबीसी हैं, एससी एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो कहाँ विदेश से आए हुए हैं क्या? उसकी हक की लड़ाई कौन कर रहा है? उसकी तरफदारी कौन कर रहा है? पहले रिजर्वेशन के वो विरोधी थे, लेकिन सरकार बिना किसी आंदोलन का, यदि जनरल कम्युनिटी के लोग इसके लिए आंदोलन करते कि हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो ये एक तरह से इस बात को जस्टिफाई भी करता। लेकिन भारत सरकार, मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार ने बिना किसी मूवमेंट का, बिना किसी आंदोलन का सवर्णों को 10% रिजर्वेशन दिया। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये भाजपा की जो सरकार है ये सबका साथ सबका विकास करती है? आप कैसे इस चीज़ को प्रमाणित कर सकते हैं कि ये भाजपा की जो सरकार है ये ओबीसी कम्युनिटी, एससी एसटी कम्युनिटी के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाती है? वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया जिसका नाम नारी शक्ति वंदना रखा गया। ये किसकी वंदना करते हैं? समाज में किस कम्युनिटी के महिला सबसे शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और वो तरक्की कर रहे हैं, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल कास्ट सवर्णों को रिजर्वेशन दिया गया है। मैं खुल के कहता हूँ, क्योंकि इसका लाभ लेने के लिए कौन सक्षम है? भाजपा और मोदी जी से मेरी एक विशेष विनती है कि वो महिलाओं का रिजर्वेशन 50% करें। इस देश में महिलाओं की आबादी 50% है, आप 33% रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं? आप 50% रिजर्वेशन दें, पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि उस रिजर्वेशन का लाभ, ओबीसी कम्युनिटी के रिजर्वेशन का लाभ जनरल के जो लोग हैं, जनरल कास्ट के लोग, वो न उठाएं। एससी एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उसके रिजर्वेशन का लाभ कोई अन्य समुदाय न उठाएं। जिस तरह से आप 33% रिजर्वेशन दी है, उसका लाभ साफ तौर पे सवर्ण महिलाएं उठाएगी। शिक्षित कौन है, पढ़े लिखे कौन है, मीडिया में किस कम्युनिटी के महिलाएं हैं, बिजनेस में किस कम्युनिटी के महिलाएं हैं, एजुकेशन में कौन शीर्ष पदों पे किस कम्युनिटी के महिलाएं हैं, पहले इस पे चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद ये बात आती है कि आपने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दी। ओबीसी एससी कम्युनिटी के लोग, आपसे मेरी सिर्फ एक विनती है कि आप जितना हो सके अपने हक और अधिकार के लिए अवेयर हों, शिक्षित हों, क्योंकि जिस तरह से ये भाजपा और तानाशाही सरकार नगपुड़िया कानून आप पे थोपना चाहती है, मनुवादी कानून आप पे थोपना चाहती है, जिसके माध्यम से ये हिंदुत्व राष्ट्र नहीं बनाना चाहती है, ये हिंदुत्व राष्ट्र के आरे में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को थोपने का प्रयास करती है। और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था वही व्यवस्था है जिसमें उच्च जाति निम्न जाति को दोयम दर्जे का नागरिक समझता है इस देश में। इसलिए इसका जितना हो सके विरोध। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने आज कहा है, और कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने भी कहा था, मैं पहले आज कोट कर दूं, ये दत्तात्रेय होसबले ने जो कहा है कि आज भी जातियों के आधार पर समाज में जो नीच जाति के लोग हैं वो दंश झेलते हैं। जो अपर कास्ट के लोग हैं वो आज भी, जो एसटी कम्युनिटी है, ओबीसी हैं, एससी कम्युनिटी हैं, उस पर कहर ढाते हैं, उसके साथ शोषण और भेदभाव होता है जातीय आधार पे। आज भी मंदिरों में सभी को प्रवेश नहीं दिया जाता है, सब नहीं प्रवेश कर सकते हैं। सिर्फ जो हिंदू सवर्ण हैं उसी को विशेष अधिकार है कि वो मंदिरों में प्रवेश करें। ऐसे ही हिंदूवादी या हिंदू धर्म में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, जहाँ आपका सम्मान दोयम दर्जे का हो, आपको नागरिक एक तरह से दोयम दर्जे का माना जाता हो, कि आप पूजा नहीं करा सकते हैं, आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, आप समाज में छुआछूत का शिकार हो रहे हैं, आप जो कास्ट की हायरार्की है हिंदूवादी व्यवस्था में, उसमें आपका स्थान नीचे माना जाता है। क्या आप इसी में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं? क्या इसी गुलामी में आप जीवन जीने के लिए जन्म लिए हैं? ये गौर करने वाली बात है कि यदि आपको अपने स्वाभिमान के साथ जीना है, अपने आत्मसम्मान के साथ जीना है, तो ये जो हिंदूवादी कुरीतियां हैं, इसको हम कुरीतियां कहेंगे, ये जो हिंदूवादी कुरीतियां हैं और सो कॉल्ड हिंदू सवर्णों के द्वारा बहुसंख्यकों पे थोपा गया है, उसका विरोध कीजिए, अवेयर होइए, शिक्षित होइए, और आपका रिप्रेजेंटेशन जहां नहीं है वहां अपने आप को लाने का भरसक प्रयास कीजिए। चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, आप टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचने का प्रयास कीजिए, आप जुडिशियरी के माध्यम से हो, वहां भी अपनी स्थान सुनिश्चित कीजिए,
आज मैं एक मिसाल के तौर पे बात बताना चाहूँगा कि पटना जो हाई कोर्ट है, वहाँ पे 44 जज हैं, लेकिन वहाँ पे 42 जज ऐसे हैं जो सवर्ण हैं। आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि 44 में 42 जज सवर्ण हैं। आपको निश्चित तौर पे ये सोचना होगा कि जो जुडिशरी है उसमें भी मेरा प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ना चाहिए। पॉलिटिक्स में अपनी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाइए, खुद को मजबूत कीजिए, और बिजनेस में अपनी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाइए, मीडिया घराने में अपनी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाइए। मैं बात करूंगा कभी अलग से वीडियो में कि इस जातीय जनगणना को जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है उन्होंने किस तरह से प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया है। मैं इस पर भी बात करूंगा कि भाजपा जातीय जनगणना का विरोध क्यों करती है और कांग्रेस जातीय जनगणना का आज मुखर होकर समर्थन क्यों कर रहे हैं। मैं उस पर भी बात करूंगा, पर फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर डिटेल से बात करूंगा। पर आज बात कर रहा हूं खुल के जातीय जनगणना पे। आप चाहे समाज के किसी भी हिस्से से हो, समाज की किसी भी कम्युनिटी से हो, गांव से हो, शहर से हो, आप कभी गौर किए हैं कि आपके आसपास जो नाला साफ करते हैं, रोड की सफाई करते हैं, जो नाई का काम करते हैं, आजकल तो बड़े बड़े सैलून हो चुके हैं, पर फिर भी कभी गौर कीजिएगा कि ये सेविंग करने वाले कौन होते हैं, ये घर की जो बिल्डिंग बनाने वाले कौन होते हैं, वो जो मिस्त्री होता है। ये भी गौर करने वाली बात है कि खेत में जो काम करने वाले मजदूर हैं वो कौन हैं, भट्ठे पे काम करने वाले जो मजदूर हैं वो कौन हैं, ये कौन लोग हैं जो समाज के टॉप में हायरार्की पे बैठे हुए हैं। ये कौन लोग हैं जो बिजनेस में, मीडिया में, पॉलिटिक्स में, हर जगह अपनी दबदबा कायम की हुई है, अपनी वर्चस्व कायम की हुई है। ब्यूरोक्रेसी में राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कहा था कि भारत सरकार के 90 सचिव हैं, उसमें से सिर्फ तीन ओबीसी कम्युनिटी से हैं। आपको सुन के, सोच के बेचैनी क्यों नहीं होती है? आपको जान के क्यों हैरानी नहीं होती है कि इस देश में ओबीसी कम्युनिटी के लिए जो 100 रुपया यदि खर्च की जाती है तो सिर्फ उसके पास 5 रुपया पहुंचती है। आपको जान के, सुन के बेचैनी, हैरानी क्यों नहीं होती है कि इस देश में यदि भारत सरकार आदिवासी के लिए 100 रुपया खर्च करती है तो उसके पास 5 पैसा जाता है। ये बेहद चिंताजनक विषय है। इस पे जितना बात की जाए कम है, और इस पे बात कीजिए। यदि आप अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर, तो आपने एक चीज गौर की है, ये जातीय जनगणना इतनी बड़ी सफलता है जिसे बिहार करके दिखाया। बिहार ने हिम्मत की है, और आज से नहीं, बिहार शुरू से ही इस देश की दिशा दिखाती है। बिहार, नीतीश कुमार, लालू यादव की गठबंधन की सरकार ने ये करके दिखाया है जातीय जनगणना, और ये एक एजेंडा सेट हो गया कि यदि अब 2024 का चुनाव होगा तो उसका मुख्य एजेंडा जातीय जनगणना होगी। राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम ठान लिए हैं इस देश में जातीय जनगणना करवा के रहेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने राजस्थान में इसका अनाउंस कर दिया कि जातीय जनगणना होगा, उसका बाकायदा नोटिस भी निकल गई। मध्य प्रदेश में उन्होंने अनाउंस किया कि यदि मेरी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में हम जातीय जनगणना करवाएंगे। तमिलनाडु में भी, छत्तीसगढ़ में भी, ये हर जगह हो रही है, अनाउंसमेंट हो रही है, हर जगह होगी। क्योंकि हजारों सालों से, मोहन भागवत ने यही तो कहा था कुछ दिन पहले कि हजारों सालों से हमने बहुजन को दबाया है। जिसकी पॉपुलेशन 80-85% है उसको दबाया जा रहा है, उसके हक को छीना जा रहा है। आप अपनी आवाज उठाइए जनाब, आपके हक को छीना जा रहा है। ये 3% लोग पूरे देश के संसाधन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, और अपने हक और हुकूक के लिए आवाज उठानी होगी। ये जान के बेहद
आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस देश पे 90% जो संसाधन है उस पे इस 3% लोगों का कब्जा है, इस 3% लोगों का। इसीलिए प्लीज अवेयर होइए। और यदि कोई कहता है कि जातीय जनगणना से हिंदू कमजोर होगा, हिंदू धर्म जो है, इस चीज का बिल्कुल विरोध कीजिए। कुछ कमजोर नहीं होगा, इससे मजबूत होगा। कमजोर तो अभी है कि सिर्फ हिंदू समाज के जो 82% लोग हैं उसमें सिर्फ 3 से 4% लोग मजबूत हैं। बाकी जो बहुजन है, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ये मजबूत नहीं हैं, ये ऑलरेडी कमजोर हैं। इसे मजबूत करने की बेहद जरूरी है और जितनी जल्दी की जा सके उतना जरूरी है, उतना अच्छा होगा। और जातीय जनगणना इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये सभी लोग मजबूत होंगे। यदि जातीय जनगणना होती है तो इन सभी को, ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी को एम्पावर किया जाएगा। उसका जो हक है, उसका जो अधिकार है, उसे दी जाएगी। तो हिंदू धर्म मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। और कोई ये कहता है कि इस पे पॉलिटिक्स की जा रही है, क्या दिक्कत है? अरे पॉलिटिक्स ही की जा रही है ना, इसी के माध्यम से ही सही हक और अधिकार तो दी जा रही है ना। क्या दिक्कत है, क्या बेचैनी है आपको? ये भाजपा वालों ने, बीजेपी वालों ने, मोदी ने और ये सवर्ण हिंदू ने तो इतना हद कर दी कि इस देश में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो किया उन्होंने, क्या आप उसे जायज ठहराएंगे? ये 10 साल से जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी अपने देश में ही दोयम दर्जे का नागरिक महसूस कर रहा है, क्या वो आप सही ठहराते हैं? ये इस देश का जो बहुजन है, ये काम इस देश के सवर्णों के साथ नहीं करेगा। बहुजनों की जो दिल है बहुत बड़ी है, वो दरिया दिली हैं, वो योद्धा होते हैं, वो सामाजिक न्याय की सिर्फ लड़ाई लड़ते हैं। अपने हक और हुकूक, आपके हक और हुकूक पे कुठाराघात नहीं किया जाएगा। इसीलिए प्लीज। और एक चीज और अंत में कहना चाहूंगा कि यदि वो कहती है कि जातीय जनगणना में गड़बड़ी हुई है, इसको भाजपा फिर से करवा ले, क्या दिक्कत है? भाजपा से तो हम लोग डिमांड ही कर रहे हैं, मोदी सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए। और प्लीज आप यदि ये मानते हैं कि जातीय जनगणना में किसी जाति को कम, किसी जाति को ज्यादा किया गया है, तो भाजपा से विनती कीजिए, अनुरोध कीजिए, अपनी मांग उठाइए, डिमांड कीजिए कि मोदी जी पूरे भारत में आप जातीय जनगणना करवाइए। हम उसी के डाटा को मानेंगे। हम भारत सरकार जो डाटा पब्लिश करेगी, बिहार सरकार भी उसी डाटा को मानेगी। जो लोग हैं सवर्ण, ये झूठे आरोप लगाते हैं, ये बदनाम करने का प्रयास करते हैं और ये इसी तरह से पूरे संसाधन पे अपना स्वामित्व, आधिपत्य कायम रखने के लिए इन्होंने बार बार जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है उसके साथ उन्होंने ऐसा ही किया है, उसके ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास किया है। ये लोग लालू यादव को बदनाम किए, ये लोग शरद यादव को बदनाम करने का प्रयास किया, ये लोग मुलायम सिंह को बदनाम करने का प्रयास किया, ये लोग यहाँ तक नहीं, लोहिया और कर्पूरी को भी बदनाम करने का प्रयास किया, जॉर्ज फर्नांडिस को बदनाम करने का प्रयास किया, मायावती को बदनाम करने का प्रयास किया, काशीराम को बदनाम करने का प्रयास किया, पेरियार और फूले को भी इन्होंने बदनाम करने का प्रयास। इसलिए प्लीज बहुजन समाज के लोगों, अपने कौम के लिए एकजुट हो जाइए और जातीय जनगणना का समर्थन कीजिए। और जो लोग कहते हैं कि ये गलत है, फर्जीवाड़ा है, इसमें हेराफेरी की गई है, उस नेता महानुभाव से मैं भी कहना चाहूंगा कि आप जिस कम्युनिटी के नेता बनते फिर रहे हैं, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग उपेंद्र कुशवाहा हो, ये जिस कम्युनिटी का नेता हैं, आप प्लीज अपने समुदाय के नेतृत्व कीजिए, अपने समुदाय के पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिए। आप यदि भाजपा के साथ हैं तो भाजपा को कहिए कि जातीय जनगणना हो, और यदि ऐसा नहीं होता है तो आप अपने कौम के साथ गद्दारी मत कीजिए। आप अपने कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये जातीय जनगणना गलत है। गलत आप तब कहें जब भाजपा सरकार इसको एक्सेप्ट कर ले कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, उसकी डाटा पब्लिश हो, और तब यदि गड़बड़ी होती है तब आप इस बात को जोर से उठाएं, पुरजोर से उठाएं, जितनी हो सके उतनी आवाज में उठाएं। पर यदि आप अपनी स्वार्थ को साधने के लिए अपने पूरे कौम को आग में झोंक देंगे, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए प्लीज ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी के लोग, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाले मेरे भाई बंधु, प्लीज अवेयर हो, शिक्षित हो
और इस चीज़ का जितना हो सके समर्थन करें कि जातीय जनगणना सही है, और यदि सही नहीं है कोई कह रहा है तो वो सही डाटा मेरे पास ला के दे, किस आधार पर सही कह रहा है मैं उसे मान लूँगा। वो भारत सरकार यदि जातीय जनगणना करवाएगी, उसमें यदि हेरा-फेरी होगा तो मैं उसी को मान लूँगा। इसलिए प्लीज़ आज बस इतना ही, जितना हो सके जातीय जनगणना का समर्थन कीजिए। और हाँ, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जातीय जनगणना पे जो भी आपके अपनी राय हो सकती है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दर्ज करें। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उससे एक नए दृष्टिकोण को जानने का मुझे बेहद अच्छा अवसर मिलता है और अच्छा भी लगता है। प्लीज़, थैंक यू।